फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। तो मैं अब आप लोग को डे बाय डे कुछ ना कुछ कराती रहूँगी ताकि आप लोग का कोई भी जो दिन है ना वो ज़ाया ना जाए, वो बेकार ना जाए। अब कुछ करते रहें क्योंकि अब कंपटीशन टफ है और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन तो होना ही है। पर अगर अच्छे से पढ़ेंगे, हमारे एक सर हुआ करते थे, वो कहते थे ना, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो एग्ज़ाम में लड्डू पाओगे, ठीक है ना। तो लड्डू नहीं पाना है, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको 3 तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, हिस्ट्री के भी, आर्कियोलॉजी के भी और इंडियन कल्चर के भी, और प्लस मैं जो भी मेरे पास कंटेंट होगा वो तो मैं प्रोवाइड कराऊंगी। दूसरा, मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगी कि मतलब मुझे कहीं से कुछ पता चलता है कुछ नया, क्योंकि अब चीज़ें बहुत डीप में पढ़ने वाली हैं। अगर आपने ऊपर ऊपर पढ़ लिया, अच्छा ये प्रशस्ति है या इस राजा के बारे में, इसका जन्म हुआ, मर गया, इसने लड़ाई लड़ी, तो अब ऐसे नहीं चलने वाला है ना। अब आपको उसके डीप में जाना पड़ेगा। तो वैसे, और तीसरा तरीका मैंने ढूंढा है कि मैं आप लोगों को कुछ कंटेंट, देखिए कुछ कंटेंट ऐसा होता है ना जो केवल समझने वाला होता है, जिसको बस हमें सुनना है, सुन के बस आत्मसात कर लेना है, उसको अपने अंदर रख लेना है और उसको बस जाके उसका कॉन्सेप्ट रखना है और जाके अपने एग्जाम में निकाल देना है। तो जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप हर चीज़ को डीप में जाके पढ़ सकें, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एक आइडिया ये है कि जैसे हिस्ट्री थोड़ी सी लोगों को बोरिंग भी लगती है, आर्कियोलॉजी उतनी समझ में भी नहीं आती है, इंडियन कल्चर खैर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं इनकी एक छोटी छोटी सी आपको कुछ कुछ टॉपिक पे कहानी बताऊंगी ना, तो पता है क्या, आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आप वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और आपको बस कुछ नहीं करना, बस आंखें बंद करके सुन लेनी है सारी बातें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो इतना क्लियर रहे कि अगर कभी उससे कोई सवाल आएगा तो आप उसमें कभी की गलती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसका प्लॉट क्या था, मतलब उसका कंटेंट क्या था, वो कहानी में उसने पूछा क्या है। कहानी इन द सेंस इतिहास या ज्योग्राफी, इतिहास या आर्कियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। इसको मैं इसलिए कहानी बोल रही हूँ बिकॉज कहानी को किसी चीज़ को इसलिए नहीं सिर्फ बोल रहे कि वो फिक्शन है, कहानी मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि उसको आपको थोड़ा सा आपके अंदर इंटरेस्ट आए, है ना। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है मुद्रण तकनीक जब पूरे वर्ल्ड में आती है तो क्या होता है, ठीक है। मुद्रण तकनीक का मतलब है जब प्रिंटिंग आती है। जब पहले क्या होता है, पहले तो किताबें प्रिंट नहीं होती थी ना, प्रिंटिंग मशीन ही नहीं थी, तो प्रिंट कहाँ से होंगी। तो सोचिए कैसा रहता होगा। तो ऐसा था, अगर आप पुरानी जो भी मुगल टेक्स्ट है उनको उठा के देखेंगे तो आपको मैक्सिमम एक चीज़ नज़र आएगी, आपको ये काफ़ी मिल जाएगा कि जब किताबें प्रिंट नहीं होती थी तो एक वर्कशॉप हुआ करती थी। वर्कशॉप में जो सुलेखक थे ना, जिनको कि खुशखत कहा जाता था, ठीक है, ये अरबी या उर्दू का वर्ड होगा, ठीक है। तो जिन्हें खुशखत कहा जाता था वो होते थे और वो सुलेखक हुआ करते थे, मतलब कि सुलेखन को खुशनबीसी कहा जाता है, ठीक है। तो वो सुलेखक क्यों कहे जाते थे? क्योंकि वो बहुत सुंदर लिखते थे, ठीक है ना। तो उस वर्कशॉप में वो लिखते थे और जब वो लिख लेते थे, जब उनके लिखने का काम पूरा हो जाता था, हाथ से लिखते थे, जब मतलब उनको कंटेंट कोई पहले बोल रहा होता, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ लिखवाना है राजा के बारे में, तो मैं बोल रही हूँ और जो सुलेखक हैं, ठीक है, यानी जो खुशखत हैं, वो उनको लिखेंगे, ठीक है। और वो 3, 4, 5, 10 जितनी भी संख्या आप राजा को रखनी होती होगी या मिनिस्टर को रखनी होती, वो रखते थे, वो उसको लिख लिया करते थे। और जब उनका काम पूरा हो जाता था तो उन पर चित्र बनाने का काम जो पेंटर्स हैं या चित्रकार हैं वो करते थे, ठीक है। तो एक किताब के पीछे बहुत मेहनत हुआ करती थी। अब जब किसी किताब के पीछे इतनी मेहनत होगी तो क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी ना। एक तो ये सबकी पहुंच में नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हर कोई सुलेखक तो रख नहीं सकता, ठीक है। सबकी पहुंच में नहीं होंगी, सबको किताबों का ज्ञान नहीं होगा, सबकी पहुंच में नहीं होंगी। एक तो रीज़न ये क्योंकि भाई इतना टाइम, दूसरा महंगी। अब जब आप उतना मटेरियल जुटा पाएंगे, जब आप सुलेखक रख पाएंगे, तब तो आपके पास किताबें होंगी। तो दोनों रीजन से जो किताबें थी ना, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो केवल राजा के पास, उनके मिनिस्टर के पास, उनके जो भी कहते हैं ना अधिकारी थे उनके पास, और जो हमारे कहते हैं ना धार्मिक गुरु होते थे या पुजारी होते थे, उन तक ही किताबें सीमित थी। अगर आप वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो आप देखेंगे यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे किताबें आपको, जो वहाँ का जो शासक था यानी सम्राट था, या जो उसके जो मिनिस्टर्स थे, या जो पोप था, या जो चर्च थी, है ना, जो धर्म गुरु थे, उन तक ही सीमित थी। दूसरा रीज़न था कि अब जैसे मान लीजिए राजा के दरबार में लैंग्वेज रख दी गई, अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम शासक है उसने रख दी अरबी, और अगर कोई यूरोपियन शासक है उसने रख दी लैटिन, जब और लैटिन में हुआ ही करती थी।
तो फिर क्या होगा, आम जनता ये ज़रूरी नहीं ना बोलती, ये ज़रूरी तो है नहीं कि जो शासक वर्ग की भाषा हो वो आम वर्ग की भाषा हो, ऐसा हुआ भी नहीं कभी। शासक वर्ग की भाषा हमेशा थोड़ी स्टैंडर्ड, बहुत स्टैंडर्ड रही है, और जो आम जनता की भाषा है वो वही जो बोलचाल की भाषा होती है वो है। तो अब आम जनता इतनी, जब किताबें ही नहीं पहुंच में थी तो आम जनता पढ़ेगी लिखेगी कहाँ से, हर कोई पढ़ता लिखता भी नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या था, तो मनमाने ढंग से धर्म ने भी काम किया, मनमाने ढंग से सब अपनी बात मनवा लेते थे, चाहे धर्म के बारे में जो लिखो। इसीलिए धर्म सुधार आंदोलन तब होते हैं बेसिकली यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में, जब प्रिंटिंग तकनीक आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब प्रिंटिंग तकनीकों से क्या होता है, जो छपाई है ना वो सस्ती हो जाती है, और जो किताबें वो हर किसी की पहुंच में हो जाती हैं, प्लस लोकल लैंग्वेज में छपने लगती हैं। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, जब लोकल लैंग्वेज में आएंगी तो सब पढ़ेंगे, सबको पता चलेगा अच्छा ये जो लैटिन में लिखा था धर्मगुरुओं ने, ये यहाँ गलत था, ये इन्होंने झूठ बोला। फिर क्या होगा, फिर लोगों के मन में गुस्सा भरेगा, विद्रोह होगा। इसीलिए मैक्सिमम धर्म सुधार आंदोलन तभी हुए हैं जब छपाई की तकनीक आ चुकी थी, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें कि छपाई की तकनीक शुरू कहाँ से होती है, तो देखिए पहले छपाई की तकनीक पूर्वी एशिया से शुरू होती है, यूरोप जाती है, फिर भारत आती है, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्वी एशिया में कहाँ जाती है, चाइना, जापान और कोरिया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके घूम के जाती है, ठीक है ना। तो चाइना में जब 594 ईस्वी के टाइम पे, मतलब उसके पहले भी वहाँ पे शुरू हो गई थी लिखाई पढ़ाई का, जो था वो तो था ही, बहुत पुराने टाइम से उनका मिलता है। उनकी तो जो लिखाई है ना वो उनकी कहते हैं, उनकी तो आपने देखा है, उनकी जो लिखने की जो टेक्निक है, आई मीन जिनको उनके जो अक्षर हैं वो बड़े सिंबॉलिक है, मतलब चित्रात्मक लिपि है उनकी, सबसे टफ लिपि मानी जाती है उनकी, सबसे कठिन लैंग्वेज है उनकी। तो वो पहले बोन्स पे थी, लेकिन तब तो खैर कोई प्रिंटिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो 594 ईस्वी के आसपास क्या था कि वहाँ पर एक काठ की तख्ती पर, ठीक है, कागज रगड़ कर छपाई करते थे, ठीक है। तो वहाँ मतलब क्या होता था कि कागज बड़े पतले होते थे, तो अगर दोनों तरफ छपाई करेंगे तो क्या होगा, एक का निशान दूसरे पे उभर जाता था। तो वो एक जिस शैली में छपाई करते थे उसको अकार्डियन शैली बोलते थे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो छपाई का काम है वो पहले तो धीरे धीरे चलता है चाइना में। फिर जब वहाँ का जो शासक वर्ग है ना, मतलब वहाँ का जो राजतंत्र था, वहाँ पे क्या था, वहाँ अधिकारियों के बीच में एग्जाम होते थे, लाइक सिविल सर्विसेज। तो अब एग्जाम होंगे तो पढ़ना पड़ेगा, तो उसके चक्कर में वहाँ पे ये जो कागज़ की तख्ती वाली छपाई है ये बहुत तेज़ी से होने लगी, और कहते हैं ना ये वाली छपाई लोगों तक पहुँचने लगी। फिर वहाँ से हम छपाई कहाँ आई, जापान में आई। जापान में पहले जो बौद्ध प्रचारक थे वो 1768 से 1770 के बीच में, वहाँ से कहा जाता है कि वहाँ से उन्होंने जो ये काठ वाली छपाई की मैंने आपको बात बताई ना, कागज़ पे तख्ती को कागज़ पे रगड़ के, ये वाली छपाई वो जापान में लेकर आते हैं, ठीक है। जो सबसे पुरानी वहाँ पे पुस्तक मिलती है उसको बोलते हैं डायमंड सूत्र, 868 ईस्वी की मिलती है, ठीक है ना। बस एक कॉन्सेप्ट से इसको बस समझ लीजिए। और यूरोप में फिर, अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि पहले कहाँ गई, पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में कहाँ, पूर्वी एशिया में चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, और फिर उसके बाद कहाँ आई, उसके बाद वो आई यूरोप, और यूरोप के बाद भारत। तो अभी यूरोप में जब आती है तो कहाँ से आती है, तो आपको पता है ना कि उस टाइम पे जो ज़्यादातर व्यापार है वो यूरोप और चाइना के बीच किससे होता था, वहाँ पे भी रेशम मार्ग चाइना यूज़ करता था। तो रेशम मार्ग से रेशम जाता था, और रेशम मार्ग से मसाले जाते थे। तो हम मार्ग से ही जो चाइनीज़ कागज़ है ना वो पहुंचा यूरोप में, ठीक है। और यूरोप में एक और रीज़न था पहुंचने का, जो मार्को पोलो है, जो 1295 या 98 कुछ टाइम पीरियड रहा होगा उसके आसपास, वो चाइना से इटली जाता है। जब वो चाइना से इटली जाता है तो वो वहाँ जाता है, लोगों को बताता है कि वो चाइना गया, उसने देखा कि ऐसे काठ पे कागज़ रगड़ के छपाई हो रही है, तो वो तकनीक वहाँ पर आती है, ठीक है। फिर वहाँ पे आती है तो वहाँ पे वहाँ के लोग उस पर थोड़ा सा और विकास करते हैं। कैसे, वहाँ पे एक इंसान था जिसका नाम था गुटेनबर्ग, ठीक है ना। गुटेनबर्ग ने बचपन से क्या देखा था, जैतून की मशीनें देखी थी, तेलों की मशीन देखी थी। तो गुटेनबर्ग के दिमाग में आता है कि वो इसके थ्रू एक ऐसा यंत्र बना सकता है जिससे छपाई हो सकती है। अभी तक कहीं भी वर्ल्ड में इसके पहले छपाई की मशीनें नहीं बनी थी। वो तख्ती पे जो करके करते थे वो मशीन नहीं थी, ठीक है, वो भी मतलब हाथ से करना पड़ता था रगड़ के। तो ये जो है इसके दिमाग में छपाई की मशीन का आता है ख्याल कि ऐसे बनाई जा सकती है। गुटेनबर्ग क्या करता है, जैतून की मशीनों को ये पता नहीं कैसे मॉडिफाई करता है, और वो उसमें अक्षर फिट करता है और
छपाई के लिए 448 ईस्वी में एक यंत्र बना लेता है, ठीक है। और जो पहली किताब छापता है वो होती है बाइबल, और वो 180 जो उसकी प्रतियां हैं, मतलब प्रतियां का मतलब जो है कि पर प्रति समझते हैं ना आप, मैं उसकी बिल्कुल, मुझे भी इसका वर्ड नहीं आता, मतलब पर्टिकुलर वन पीस, तो 180 पीस जो होती है ना, तो वो 180 किताबें छापता है, और उसको ये छापने में 3 साल लग जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर 100 साल के अंदर 1450 से लेके 1550 के बीच में पूरे यूरोप में जगह जगह पे बहुत सारे देशों में कारखाने आपको मिल जाएंगे, मतलब कारखाने बनने लगते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर जो जर्मनी है, जो जब भी किसी को, किसी कंट्री को नया कारखाना लगाना होता है, जर्मनी जाता है, वहाँ उनकी हेल्प करता है और कारखाना लगा देता है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि 15वीं सदी में यूरोप में 15वीं सदी के आसपास 2 करोड़ किताबें छपती हैं, लेकिन जस्ट 16वीं सदी में वहाँ पे 20 करोड़ किताबें छपती हैं। मतलब लोगों को क्या होता है, अब भाई कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि मैंने या किसी ने आपको बताया, जैसे मौखिक ज्ञान दिया कि ये है, ये ऐसा है, लेकिन सोचिए जब आपको किताब मिल रही है, और वो भी किताब कैसे छापी जाती थी, किताब छापी जाती थी बिल्कुल कलरफुल, ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे। क्या था स्टार्टिंग में, देखिए आप, क्या था, जब लोगों के हाथ में कोई चीज़ आएगी, जिस आप जो छाप रहा है उसको भी तो चिंता है ना कि ये बिकेगी नहीं तो उसको कितना नुकसान होगा। तो जो भी, जब छापने की टेक्निक शुरू हुई, जब प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो क्या था, लोगों को लुभाने के लिए ना किताबें बड़ी ही ज़्यादा कलरफुल बनाई जाती थी। इनफैक्ट जापान में तो क्या करते थे, किताबें छापी, वो हाथ की तख्ती से छापते थे, और ऊपर का जो कहते हैं ना हाशिए वाला, हाशिए इस पोर्शन को कहते हैं, किताब है ये हाशिए का पोर्शन है, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन को खाली रखते थे, और यहाँ पे जो कलाकार है वो हाथ से जो किताब खरीदने आता था उसकी जैसी इच्छा होती थी, जैसी उसकी रुचि थी, उसके हिसाब से डिजाइन बना देता था किताब के पूरे, मतलब पूरे किताब के अंदर, ठीक है ना। सोचिए कितना मुश्किल हुआ करता था। फिर छपाई आ गई, तो छपाई के जरिए क्या होता था कि चीजें, कलरफुल चीज़ें अब आसानी से छपने लगी, तो किताबें बड़ी कलरफुल हुआ करती थी। तो मान लीजिए मैंने आपको बताया कि अरे ये राम सीता है, अब वो राम सीता आप सुन रहे हैं, लेकिन वो राम सीता आपके पास बिल्कुल उनके बारे में लिखा हुआ बिल्कुल कलरफुल है, वो रामायण के पूरे दृश्य हैं, तो इंसान ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा ना। तो अब आई तो लोगों में ज़्यादा उत्साह होगा, तो 16वीं सदी तक 20 करोड़ किताबें यूरोप में छापते गए। फिर भारत कैसे आया, भारत में 16वीं सदी में जो गोवा जगह है ना, वहाँ पे जो पुर्तगाली हैं वो लेकर आए थे पहली बार, ठीक है ना। वो जो जेसुइट पादरी थे, यानी जो पुजारी थे, वो क्या थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैलाई जाए, है ना। तो उन्होंने क्या करा, पहले तो कोंकणी भाषा सीखी, गोवा की भाषा है ना कोंकणी, तो उन्होंने पहले कोंकणी भाषा सीखी, और फिर क्या करा, वहाँ पे 1674 तक बहुत सारी किताबें छाप डाली, ठीक है ना। फिर उन्होंने 1579 में आप देखेंगे कि कोचिन में तमिल की पहली किताब छप गई, और 1713 के आसपास पहली मलयालम की किताब छप गई। मतलब कि अगर आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में छपाई तकनीक लाने वाले कौन थे, पुर्तगाली। बेसिकली कौन, बेसिकली जो जेसुइट, जो ये आपका धर्म गुरुओं का वर्ग था, यानी कि जो क्रिश्चियन पादरीज थे, उनकी बात कर रही हूँ, वही लाए थे, ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके। ताकि वो, उन्होंने क्या करा, मान लीजिए उनकी हर जगह की तमिल की लैंग्वेज सीखी, मलयालम सीखी, कोंकणी सीखी, फिर क्या था, सीख लिया, और सीख के उन्हीं की भाषा में अपनी बात रखी। अब देखिए वो अपनी बात अपनी भाषा में रखते, तो यहाँ के लोगों को इंग्लिश तो आती नहीं थी, कैसे करते, तो उन्होंने यहाँ की भाषा सीखी। लेकिन उन्होंने कितना दिमाग लगाया, कितनी मेहनत करी कि यहाँ की भाषा सीखी, यहाँ की भाषा सीख ली, फिर उनको अपनी बात उनकी भाषा में समझाई कि भाई देखिए ऐसे ऐसे है। तभी तो आप देखेंगे उस टाइम के आसपास बहुत सारे लोग, जो लोग हैं वो क्रिश्चियन बनते हैं। एक और रीज़न है क्रिश्चियन बनने का, जब आके आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब एक धर्म से सताया हुआ इंसान होगा, उसको बिल्कुल प्रिविलेज वहाँ नहीं मिलेगी, तो जब जो दूसरा धर्म उसकी शिक्षा और बाकी चीज़ें का खर्च उठा रहा है और वो उसको समानता का भाव दिखा रहा है, तो आदमी वहाँ अट्रैक्ट हो जाता है। तो धर्म के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, इस पर फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आपने अभी शायद आपके पेपर में भी आया था, फिर 1780 में, ठीक है, जो पहला साप्ताहिक बंगाल में जो पत्रिका निकलती है, जो कि जेम्स ऑगस्ट हिक्की निकालता है, ठीक है ना, ये पहली थी, ठीक है ना। मतलब अखबार निकालने और आई थिंक पत्रिका निकालने वाला श्रेय जेम्स ऑगस्ट हिक्की को ही जाता है। ये खुद एक अंग्रेज थे। इन्होंने जो पत्रिका निकाली वो बेसिकली साप्ताहिक थी, मतलब हफ्ते में एक बार निकलती थी, और वेबसाइट थी। इस बात पे ध्यान रखिएगा कि मैं 1780 की बात कर रही हूँ, और पत्रिका का नाम था बंगाल गजट, ठीक है ना। साप्ताहिक थी, मतलब हफ्ते में एक दिन निकलती थी, ठीक है। इसका उन्होंने संपादन करना शुरू किया,
और इन्होंने उसकी कोट लाइन क्या रखी, जैसे कि ये पत्रिका बेसिकली वो थी, व्यावसायिक थी, कॉमर्शियल थी, ये उस पर ऐड देते थे कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते, उसको खरीदते थे, ठीक है। तो इन्होंने उसकी कोट लाइन रखी कि हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। ये लाइन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिस हिसाब से यूजीसी सवाल पूछ रहा है, कभी आपको ये पेपर में दे दिया कि ये किसने लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए जेम्स अगस्त हिक्की की लाइन्स हैं जो उन्होंने अपनी मैगजीन बंगाल गजट के लिए लिखी थी। फिर उन्होंने क्या किया कि वो ऐड तो देते थे, लेकिन उसके बाद वो क्या करते थे, वो जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी मतलब उनकी जो गपशप है ना, उनकी जो थोड़ी बहुत बुराई है वो भी कर दिया करते थे। तो अब क्या था कि अंग्रेज अधिकारियों ने उनके ऊपर रोक लगाने के लिए बाकी जो इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर थे उनको बड़ा प्रोत्साहित किया, लेकिन जेम्स अगस्त हिक्की फिर भी नहीं माने। तो जहाँ तक मुझे याद है इनको फिर से लंदन पहुँचा दिया गया था, फॉरेन इनको भेज दिया गया था, यहाँ रहने नहीं दिया गया। तो अगर हम न्यूज़पेपर की क्रांति में बात करेंगे तो जेम्स अगस्त हिक्की का बहुत बड़ा रोल है। एनीवेज, तो मैं बात करी थी मुद्रण तकनीक की। तो इस तरह से पूरी दुनिया घूमते हुए, ठीक है, एशिया, देन यूरोप एंड देन भारत में प्रिंटिंग प्रेस आता है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन है, ठीक है ना। और इससे जो प्रभाव पड़ेगा ना वो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि कैसे। सोचिए ना कि सारे वर्ग पे तो पढ़ा, लेकिन उस टाइम पे औरतें बहुत पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, फिर उन तक कैसे पहुंचा, फिर उन्होंने उसको कैसे लिया, और जब वो पढ़ने लगी तो समाज ने उसको कैसे लिया, इस पर हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो अगर आपकी कोई क्वेरी तो मुझे लिख भेजिएगा। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।